वेलकम दोस्तों, लाइव कानून की चर्चा के इस एडिट वीडियो में आईपीसी की धारा 34 सामान्य आशय के बारे में चर्चा की गई है। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उसने अकेले ने ही किया हो। पहला इसका एलिमेंट्स ये है कि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। दूसरा कि ऐसा आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों से मिलकर किया गया हो। तीसरा इसके अंतर्गत एलिमेंट्स आएगा कि वह कार्य उन सब ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया हो। तो तीन बातें हो गई, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो और उन सब व्यक्तियों ने उन सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया हो। तो अगर इस प्रकार से कोई कार्य किया जाता है तब ये कहा जाएगा कि जितने व्यक्तियों ने वो कार्य किया है उनमें से हर एक व्यक्ति उस कार्य से या उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वहीन होगा जैसे मानो अकेले ही उसने कार्य किया है। यहाँ केवल कार्य नहीं है, आपराधिक कार्य है। तो अब इनको एक एक करके अलग से भी जान लेते हैं कि अपराध कार्य किया गया हो तो इसमें अभियुक्त की दैहिक रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, लेकिन फिजिकली वहां पर उपस्थित होना उसका आवश्यक है। मान लें कि मारपीट करने गए हैं कुछ लोग और एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है तो वो केवल ये सोचकर खड़ा है कि उस दरवाजे से अगर कोई निकला तो वह उसे पीटेगा। तो इस प्रकार अगर वह फिजिकली रूप से किसी प्रकार से वहां जुड़ा हुआ है, उसकी उपस्थिति है, तो वह उसमें आपराधिक कार्य उसके द्वारा किया गया है ये माना जाएगा। इसके संदर्भ में AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया है। उपस्थिति के साथ साथ उसने उन कार्यों में जो घटना की जा रही है उसमें भाग लिया हो ये भी आवश्यक है। AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट शेख नवाब बनाम महाराष्ट्र राज्य, इसमें यह भी कहा गया है कि साक्ष्य में अभियुक्तों का कार्य बताना जरूरी है कि किस अभियुक्त ने क्या कार्य किया। निष्क्रिय रूप से भी अगर वह उनको सहयोग कर रहा था तो भी उसके सहयोग करने के बारे में भी साक्ष्य में बताया जाना आवश्यक है। केवल उपस्थिति दंडनीय नहीं है, इसका मैं विरोध में जो आपको साइटेशन दे रहा हूँ वह है AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट। भाग लेना आवश्यक है AIR 93 सुप्रीम कोर्ट बताती है और केवल उपस्थिति दंडनीय नहीं है यह बात आपको AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट बताती है। नंबर 2 जो दूसरा तत्व है कि कई व्यक्तियों के द्वारा उस कार्य को किया गया हो। जो आपराधिक कार्य किया गया है वह कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। इसमें यह है कि कोई भी अकेला व्यक्ति जो है सामान्य आशय को गठित नहीं करता है। अगर अन्य अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया हो तो अकेले बचे व्यक्ति को सामान्य आशय के अंतर्गत दोषी ठहराया नहीं जा सकता। इसके बारे में ये बात आपको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाबू मोदी बनाम राजस्थान राज्य 1973 क्रिमिनल लॉ जनरल जो आपको ये बताती है कि अगर प्रकरण में अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया हो तो केवल एक बचे हुए अभियुक्त को ऊपर सामान्य आशय के लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ मैं एक चीज और स्पष्ट करूं कि अगर ये स्पष्ट हो गया हो कि कई लोगों ने मिलकर काम किया है और केवल आइडेंटिफाई की वजह से हम ये नहीं जान पा रहे कि दूसरा व्यक्ति कौन था, एक के अलावा दूसरा कौन था, तो जो आइडेंटिफाई हुआ है वह अकेला भी है तो उस पर सामान्य आशय का दोषित किया जाकर उसको दंडित किया जा सकता है। तीसरा बिंदु जो हमने तय किया है कि जो कार्य किया गया है वह सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया। तो पहले तो ये स्थापित होना पड़ेगा कि कार्य में लगे हुए व्यक्तियों का सामान्य आशय है, और सामान्य आशय है ये कैसे जाने, ये किस प्रकार से हम जान पाएंगे कि उनके पास कोई एक कॉमन इंटेंशन था, सामान्य आशय था। तो इसके जानने के लिए दो बातें जानना आवश्यक है कि एक तो ये कि कोई पूर्व नियोजित योजना उनके बीच रही हो और उनके मस्तिष्कों का, दिमागों का उनका मिलन हुआ, उन्होंने मिलकर यानी उनके दिमागों ने मिलकर कोई योजना बनाई हो। जिस केस में ये बातें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताई हैं वह है आपके जयकृष्ण देसाई बनाम मुंबई राज्य AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट।
और दूसरा जुगलाल बनाम राज्य UNN 1974। सामान्य आशय कभी घटना स्थल पर तुरंत बन सकता है जो कि समान आशय से भिन्न होता है। ये मशहूर जो लीडिंग केस है वह है महबूब शाह बनाम सम्राट AIR 1945। इसके अंतर्गत न्यायालय ने सामान्य आशय को घटित होना नहीं माना। और भी इससे रिलेटेड केस है। हरिओम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1993 का एक केस है जिसमें 4 व्यक्ति थे और 3 के पास चाकू, 1 के पास लाठी थी। वह लोग मिलकर एक व्यक्ति के घर पर गए, गाली देने लगे। एक बूढ़ा पड़ोसी वहां पर था जिसने उनको मना किया। उस बात से मना करने से वे लोग नाराज होकर उस पर टूट पड़े और उसको उन्होंने मार दिया। तो यहाँ ये माना कि उन लोगों का सामान्य आशय गठित हुआ था। क्यों माना? उसके पीछे रीजन ये था कि जो उस बूढ़े पड़ोसी को बचाने आए थे उन लोगों पर भी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हमला कर दिया था। लाठी वाला जो जिसके पास लाठी थी वो व्यक्ति बचाने वालों को दूर रखने के लिए लाठी चला रहा था और जिनके पास 3 के पास जो चाकू था उनमें से एक ने चाकू चला दिया था। तो इस तरह के सर्कमस्टेंशियल में ये माना गया कि उन लोगों के बीच में सामान्य आशय वहाँ घटित हो गया। वैसे अब यहाँ मैं अंतर आपको बता दूं कि वैसे वे सब लोग योजना बनाकर किसी एक व्यक्ति को मारने गए थे, लेकिन मौके पर एक बूढ़े के द्वारा उनको मना करने पर, जो यहाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि बूढ़े को मारने की कोई योजना नहीं थी पहले से, लेकिन बूढ़े ने जब वहाँ मौके पर मना किया वो लोग उस पर टूट पड़े तो उन सब के बीच में एक कॉमन इंटेंशन मौके पर ही घटित हो गया। इस केस की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ऐसी स्थिति में उनके बीच में सामान्य आशय मौके पर ही घटित हो गया था। तो मैंने आपको 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा करी। पहला, अपराध कार्य किया गया हो, दूसरा, कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो और तीसरा, सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया गया। तो सामान्य आशय के अग्रसर के लिए हमने पहले ये जाना कि सामान्य आशय उनके बीच में होना चाहिए और उसको जानने के लिए 2 बातें आवश्यक है कि पूर्व नियोजित योजना हो, मस्तिष्कों का मिलन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी जान लिया कि सामान्य आशय मौके पर तुरंत ही घटित हो सकता है। अब इसी का जो अगला बिंदु है कि उस सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए वह कार्य किया गया हो। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति सक्रिय वहाँ उपस्थित है तो वह पर्याप्त है उसकी सक्रिय उपस्थिति, चाहे वह अपराध में कोई कार्य करे या नहीं करे। सक्रिय उपस्थिति इस प्रकार से है कि वह किसी कार्य को रोकने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए उनके इंटेंशन ये है कि वह वहाँ किसी न किसी कार्य को करे, लेकिन खड़ा हुआ तो भी वह उसकी सक्रिय उपस्थिति मानी जाए। वीरेंद्र घोष बनाम सम्राट AIR 1925 प्रिवी काउंसिल का ये केस है जो इसका लीडिंग केस है, जिसमें बताया है कि एक पोस्ट मास्टर की हत्या की गई थी। अभियुक्त दरवाजे पर खड़ा हुआ था जिसका इंटेंशन ये था कि अगर वह पोस्ट मास्टर दरवाजे से निकलकर भागा तो वह उसको पकड़ लेगा और मार दिया जाएगा। इस मामले में अभियुक्त को सामान्य आशय के अंतर्गत दोषी करार दिया गया, जबकि उसकी तरफ से कोई प्रहार या कोई वार पोस्ट मास्टर पर नहीं किया गया। तो इस तरह के मामले में कि सामान्य आशय में कोई कार्य किया गया उसके लिए योजना होनी चाहिए और योजना के अंतर्गत उसका योगदान भी होना चाहिए और इसकी जानकारी उस सदस्य को होना चाहिए। जो योजना बनाई गई है उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। ये जो 3 बातें जो मैंने आपसे अभी जिक्र की हैं ये आपको माननीय उच्चतम न्यायालय ने धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 1978 सुप्रीम कोर्ट, V पुष्पराज बनाम आसाम राज्य AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट अंतर्गत ये बातें बताई गई। और एक बहुत ही मशहूर केस रहा है इस सिलसिले में जो है कश्मीरा सिंह बनाम राज्य 1994 क्रिमिनल लॉ जनरल का ये केस है। अपील आर्टी ने जिसने अपील की है उसने सह अभियुक्त के साथ मृतक को पकड़ लिया था। अन्य अभियुक्तों ने जेब में से चाकू निकालकर मृतक पर वार किया। जो दूसरे अभियुक्त थे उन्होंने जेब में से चाकू निकालकर मृतक पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपील में अपीलार्थी को ये कहा गया उसने कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था
कि अन्य अभियुक्त के पास चाकू था। इस बात का उसे ज्ञान नहीं था, पकड़ा तो सही उसने, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि किसी दूसरे अभियुक्त के पास, अन्य अभियुक्त के पास चाकू है। तो उच्चतम न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी का हत्या करने का सामान्य आशय नहीं था। इस मामले में अभियुक्त की दोष सिद्धि अपास्त कर दी गई, यानी हटा दी गई, सेट असाइड कर दी गई। आपराधिक कार्य किया गया हो, कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, अपने सबके उनके बीच में एक सामान्य आशय हो और सामान्य आशय को अग्रसर करने के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है, तो इस प्रकार से किए गए कार्य के लिए हर व्यक्ति इस प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो वह उसने अकेले नहीं किया हो। इससे रिलेटेड 2-3-4 बातें हो रही हैं, वह भी मैं आपको छोटे रूप में बता देता हूँ। लीड रोल अदा करता है दर्शन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। 1995 का ये केस है कि अभियुक्त की पत्नी ने मृतक के सिर पर केवल एक वार किया था। अभियुक्त ने दूसरों के साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर मृतक के चोटें कारित की थी। बाकी सिनेरियो में वह अभियुक्त की पत्नी एक मूक दर्शक की तरह खड़ी हुई रही थी। एक सिंगल ब्लो उसने मृतक के सिर पर किया था, बाकी समय में वह एक मूक दर्शक की तरह, गूंगे की तरह चुपचाप उस घटना को देखती रही थी। तो उसे सामान्य आशय का भागीदार नहीं माना गया और उसकी दोष सिद्धि 323 में बदल दी। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है, वह आपको 2 केस लो जिनके बारे में कह रहा था, वह है एक नानकचंद बनाम पंजाब राज्य AIR 1955 और मोतीदास बनाम बिहार राज्य AIR 1954। आपको इन दोनों में अंतर बताते। एक तो बताता है कि सामान्य आशय हो, एक अंतर ये, जबकि 149 कहती है कि सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा अंतर है कि सक्रिय योगदान आवश्यक है। 149 के अंतर्गत शामिल होना ही पर्याप्त है। और तीसरा जो है कि सदस्य संख्या 34 के अंतर्गत सदस्य संख्या 1 से कितनी भी अधिक हो सकती है। इधर 149 के अंतर्गत है वह सदस्य संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। चौथा जो बिंदु है वह है स्वयं धारा 34 स्वयं अपराध का सर्जन नहीं करती है, जबकि धारा 149 स्वयं अपराध का सर्जन करती है। पांचवा जो इसके अंतर्गत डिफरेंस जो है वह सामान्य आशय कोई भी हो सकता है। धारा 149 के अंतर्गत जो उद्देश्य बताए हैं वह धारा 141 के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं वही उनके उद्देश्य होने चाहिए। तो ये 2 केस आपको धारा 34 और धारा 149 IPC के अंतर्गत भेद बताती हैं, अंतर बताती है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताए हैं। मैंने आपको धारा 34 से संबंधित मुख्य जितने भी उसकी सूचनाएं हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी किसी भी सदस्य के पास है तो वह इसे इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से सबके साथ शेयर कर सकता है। आगे की धाराओं पर की गई चर्चा के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना